नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम.एल. दाइमा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फागी। आज हम ई व्याख्यान में आपको उत्तर व्यवहारवाद की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने व्यवहारवाद की विशेषताओं, उसकी लिमिटेशन के बारे में चर्चा की थी। आज हम उत्तर व्यवहारवाद की बात करेंगे कि सितंबर 1959 में न्यूयॉर्क में होने वाली अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की 65वीं बैठक में डेविड ईस्टन ने, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से थे, अपने अध्यक्षीय भाषण में व्यवहारवादी स्थिति पर एक शक्तिशाली आक्रमण किया। उन्होंने व्यवहारवादी शोध की निरर्थकता पर गहरा असंतोष प्रकट किया। इनका प्रश्न था कि उस अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी जिसने तत्कालीन समाज के तीव्र रोगों और समस्याओं पर ध्यान भी नहीं दिया था। उत्तर व्यवहारवाद को प्राय क्रांति की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन का एक नवीन समन्वयक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, परंतु राजनीति शास्त्र के अध्ययन दृष्टिकोण में इसे क्रांति कहना न्याय संगत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के रूप में उत्तर व्यवहारवाद परंपरागत एवं व्यवहारगत दृष्टिकोण की ही श्रृंखला की अगली कड़ी है। दूसरा कारण, यह तत्कालीन व्यवहारवादी विश्लेषण पद्धति की जो उसमें कमियां, दुर्बलताएं आ गई थी, उसके निराकरण का समायोजित करने का एक प्रयास है। तीसरा है, इसका लक्ष्य व्यवहारवादी वैज्ञानिकता को कमजोर किए बिना विश्लेषण को संदर्भ यानी कि उसे प्रासंगिकता प्रदान करना, उसे सांदर्भिकता प्रदान करना है। चौथा है, उत्तर व्यवहारवादी उपागम की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए किंतु वे राजनीति शास्त्र को आगे और नवीन दिशा में बढ़ाना चाहते हैं। तो ये उत्तर व्यवहारवाद के बारे में हमने बताया, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद को समझने से पहले हम कल की जो क्लास में जो बात की थी उसको हम दोबारा से रिपीट करते हैं कि व्यवहारवाद का अर्थ और लक्ष्य क्या है। संक्षिप्त में कि रॉबर्ट डहेल के अनुसार व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के आनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न है। कि व्यवहारवाद क्या है? कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के को आनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का एक प्रयास मात्र है। व्यवहारवादी विश्लेषण की वैज्ञानिकता परिष्कृत प्रविधियों द्वारा राजनीति के ऐसे व्यवस्थाबद्ध और अनुभवजन्य सिद्धांत बनाना है जिनसे राजनीतिक यथार्थता के बारे में समझ और अंतर्दृष्टि में वृद्धि हो सकी। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई गई हैं, जिनमें अब हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, प्रमाणीकरण, मूल्य मुक्त अध्ययन, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान और समग्रपन। और उसकी हमने आलोचना भी की थी कि ये मूल्य मुक्त दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, वैज्ञानिकता पर जिद ये भी सही नहीं है, तकनीकों पर ज़्यादा जोर देना, ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता की ये कोई उसमें प्रासंगिकता नहीं होना। तो ये चीज़ें हमने बात की थी। व्यवहारवादियों के लिए ये बात गौण बात है कि ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता है या नहीं है। ईस्टन ने अपने भाषण में यह प्रश्न उठाया कि क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं हो जाता कि हम परिवर्तनशील स्थितियों पर ध्यान दें और पुरानी धारणाओं पर फिर से विचार करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो उनमें संशोधन करने के लिए प्रस्तुत और इच्छुक हों। इसी प्रश्न के समाधान की प्रक्रिया में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है। ये एक प्रक्रिया है सुधार की, गत्यात्मकता की। उसका जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ है। तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों की हम बात करते हैं कि व्यवहारवाद की कमियों के विरुद्ध उत्पन्न वैचारिक असंतोष को ही उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति का मूल कारण माना जा सकता है।
पहला जो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण में हम लेंगे, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान का रूप देने में असमर्थ रहे। कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान नहीं बना पाए, क्योंकि राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों जैसा शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति व तकनीक संभव नहीं है। इसलिए एक संशोधित उपागम की आवश्यकता अनुभव की गई, जो उत्तर व्यवहारवाद को जन्म का कारण बनी। दूसरा है, व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा की, कि मानव मूल्यों को हटाकर हम किसी भी चीज का अध्ययन नहीं कर सकते। तीसरा है, व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहे, कि एक ही मनुष्य जब घर से निकलता है, एक ही व्यक्ति है, घर से निकलता है और अपने ऑफिस या जहाँ भी जाता है, तो उसका हर जगह व्यवहार उसका परिवर्तित हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति कैसा है। तो एक निश्चित नियम नहीं बना सकते किसी भी व्यक्ति के बारे में। चौथा है, वैज्ञानिक शब्दावली के प्रयोग पर अनुचित बल, कि इन्होंने वैज्ञानिक बनाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, जो कि आवश्यक भी नहीं था और व्यवहारिक भी नहीं है। व्यवहारवादियों ने समाज के प्रति अपने दायित्वों की अवहेलना की, कि जो समाज के प्रति दायित्व की, जो समाज की जो समस्या हैं, उनका समाधान वो नहीं कर पाए। व्यवहारवादियों की अप्रासंगिकता, तो इन चीज़ों से व्यवहारवादियों ने, जैसे कि अपने समाज के जो दायित्व हैं, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो समाज में बहुत सारी समस्याएं आ गई, तो समाज जो व्यवहारिक जो राजनेता थे, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इन लोगों ने समस्याओं के समाधान करने के लिए जो समाजशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे तो चर्चा की, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के किसी विद्वान से उन्होंने चर्चा नहीं की। तो ये बहुत सारी कारण है कि व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता के। तो ये कारण हम बता सकते हैं उत्तर व्यवहारवाद के उदय की। अब हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद के का अर्थ के बारे में, कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता, दिशाहीनता के कारण हुआ। व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज और विश्व अनेक संकटों समस्याओं से घिर गया था, जैसे परमाणु युद्ध का भय, वियतनाम समस्या, फ्रांस की मेयो क्रांति, ये बहुत सारी समस्याएं आ गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने के चक्कर में इन्होंने समाज के प्रति अपने दायित्वों की अवहेलना की। इसका परिणाम क्या हुआ कि व्यवहारवाद की जो संस्थापक थे डेविड स्टन ने ही व्यवहारवाद में संशोधन के लिए 1969 में बिगुल बजाया, और उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद के 3 स्रोत बताए। कहा कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक बनाने के प्रयत्नों के प्रति असंतोष, दूसरा भावी समस्याओं के समाधान ढूंढने की उत्कृष्ट इच्छा, जो समस्याएं उत्पन्न हो गई है उनका कैसे समाधान हम ढूंढें, और तीसरा एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा राजनीतिक वैज्ञानिकों के समूह के रूप में संचालित आंदोलन। एक बौद्धिक प्रवृत्ति है कि राजनीतिक के जो वैज्ञानिक हैं, जो इसके शोधकर्ता है, वो समूह के रूप में ऐसा आंदोलन संचालित करें कि जो हम ऐसा कार्य करें जो समाज के काम आ सके। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने 2 नारे दिए। क्या नारे दिए? रेलेवेंस और एक्शन, यानी कि रेलेवेंस मतलब प्रासंगिकता और एक्शन मतलब कर्म या क्रियानिष्ठता, कि यह शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिकता पर जोर देते हुए राजनीति शास्त्रियों को मूल्य निरपेक्ष तटस्थता से निकालकर उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। क्या समझे? कि यह शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कि उसकी उपयोगिता तो होनी चाहिए, कि राजनीति शास्त्रियों को मूल्य निरपेक्ष तटस्थता से निकालकर मानव मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। तो डेविड स्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है, राजनीति विज्ञान को नई दिशा की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ने में प्रयत्नशील है। वह एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया, विकास है न कि अनुरक्षण, आगे की दिशा में एक कदम है न कि पीछे की ओर हटने की प्रवृत्ति।
तो ये दो नारे हैं, याद रखना है, प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता। रिलेवेंस हो उसकी और उस पर एक्शन भी हो, काम भी करें उस पर। अब बात आती है उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं की, कि डेविड स्टर्न ने ही उत्तर व्यवहारवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं बताई। जो डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई थी, उसने इसकी उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई। पहली, तकनीकी से अधिक सार वस्तु का महत्व, कि विषय सामग्री को प्रविधियों और पद्धतियों से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। व्यवहारवाद का मंत्र था अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। उत्तर व्यवहारवादियों का मंत्र था असंगतपूर्ण परिशुद्धता की अपेक्षा अस्पष्ट किंतु समाजोपयोगी होना अधिक उपयुक्त होना चाहिए। कि हम कोई भी सिद्धांत बनाएं वो परिशुद्ध है, कुछ कैसा भी है, लेकिन वो समाज के लिए उपयोगी होना जरूरी है। तीसरा है सामाजिक परीक्षण के बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल, कि समाज में हमें कोई परीक्षण नहीं करना है, उसमें परिवर्तन लाना है। कि व्यवहारवादी सामाजिक परीक्षण पर बहुत अधिक बल देते थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन की प्रावधानता को स्वीकार करते हैं। तीसरा है राजनीति की क्रूर यथार्थताओं के प्रति सचेतता, कि राजनीति विज्ञान को अधिक अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकता को पूरा करने तथा संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। चौथा है मूल्यों के महत्व को स्वीकार करना, कि उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीतिक मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है और वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन से मूल्यों को अलग नहीं किया जा सकता। इनसे भी राजनीति की उद्देश्यपूर्णता बन सकती है और सारा अध्ययन चिंतन समाज के साधनों से संगत बनाया जा सकता है। पांचवी विशेषता है बुद्धिजीवियों का दायित्व, कि बुद्धिजीवियों का ये दायित्व बन जाता है कि वो ऐतिहासिक दायित्व सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। ऐसा न करने पर वे केवल शिल्पी या मंत्रविद मात्र होंगे। मानव मूल्यों के प्रति तटस्थ रहने पर उनके विशेषाधिकारों एवं सुविधाओं के बने रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। छठा है क्रियानिष्ठता, कि जानने का अर्थ है उसी के अनुरूप कर्म करना, कि ज्ञान प्राप्त करो, उस ज्ञान के अनुसार आप उसको क्रियान्वयन में भी लाओ, कर्म दायित्व का वहन करें। ना बुद्धिजीवियों ने अपना ज्ञान को कार्य रूप में परिणित करने तथा समाज के पुनर्निर्माण करने की का विशेष दायित्व होना चाहिए। और सातवां सबके राजनीतिकरण की वांछनीयता, कि बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं, उनका भी मानव मूल्यों की रक्षा करने में, उनके संघर्ष करने में आगे आना चाहिए, मैदान में आना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। तो ये हमने उत्तर व्यवहारवाद की, डेविड स्टर्न ने 7 विशेषताएं बताई थी, उसकी बात की। अब बात करेंगे हम उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना। पहली है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह उपागम तकनीक को कम तथा उद्देश्यों पर उद्देश्य सार को अधिक महत्व देता है। उत्तर व्यवहारवादी पहले शोध का उद्देश्य तय करने की चर्चा करते हैं, फिर तकनीक की। ऐसी स्थिति में शोध के पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे यह उपागम अवैज्ञानिक हो जाता है। दूसरे आलोचक ये कहते हैं कि बहुपद्धति सिद्धांत है। उत्तर व्यवहारवादियों ने अनेक पद्धतियों का प्रयोग कर स्वयं को ही जटिलता एवं समस्याओं को बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति में मूल जो उद्देश्य थे, मूल उद्देश्य से भटकने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है उत्तर व्यवहारवादियों की आलोचना का एक आधार यह है कि वे मानव को मानव मानकर, यानी निर्जीव मानव मानकर अध्ययन करते हैं, जबकि मानव एक सजीव है, सामाजिक प्राणी है, उसमें भावनाएं, संवेग, मनोवेग, इच्छा आदि पाई जाती हैं। इस तरह राजनीति विज्ञान को मनुष्य से जोड़ने में उत्तर व्यवहारवाद सफल नहीं हो पाया। चौथा है अंतर्विरोधी आलोचना। उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों तथा तथ्यों दोनों को स्वीकार किया। सैद्धांतिक दृष्टि से ये दोनों अंतर्विरोधी हैं। ये उपागम मूल्यों और तथ्यों पर बल देकर राजनीति विज्ञान को एक साथ मूल्य प्रधान, आदर्शवादी, व्यक्तिनिष्ठ तथा मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी एवं वस्तुनिष्ठतापूर्वक बनाने की कोशिश करता है, जो एक असंभव कार्य है। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। पांचवी आलोचना ये की जाती है कि आदर्शवादिता,
उत्तर व्यवहारवादियों ने बौद्धिक विचारधारा के विकास के लिए आदर्शों की मदद ली। इससे आदर्शवादिता तो आएगी पर वैज्ञानिकता कम हो जाएगी। इस आधार पर उत्तर व्यवहारवादियों पर संकीर्णता का आक्षेप या लगाया जाता है। छठी आलोचना ये निष्पक्षता का अभाव। ये उपागम अमेरिका से प्रभावित है, इसलिए कई दृष्टियों से यह अप्रासंगिक एवं निष्क्रिय प्रतीत होता है। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण की जिस जरूरत पर जोर दिया वह विश्व स्तर पर अमेरिकी हित की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है, इसलिए इसे निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। सातवीं आलोचना यह है कि उदारवादियों का प्रतिनिधित्व, कि उत्तर व्यवहारवादी उदारवादी मूल्यों को ही मानव मूल्य मानते हैं, लेकिन ये मूल्य सापेक्ष महत्व के हैं। ये मूल्य समाज और समुदाय से ज़्यादा व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, लेकिन समाजवादी धारणाएं इसे स्वीकार नहीं करती। आठवीं आलोचना करते हैं मानव मूल्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुख्य मूल्य हैं, कि उत्तर व्यवहारवादियों ने मानव मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को मुख्य मूल्य माना है, लेकिन पिछड़े राष्ट्रों जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं में इन मूल्यों को सीमित महत्व है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आर्थिक विकास के साथ साथ राजनीतिक स्थिरता भी जरूरी है, इसलिए ये व्यवस्थाएं विकास के प्रसंग में मूल्यों को महत्व देती हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों पर आधारित विकास पर जोर देते हैं। इस तरह मानव मूल्य सीमित हो जाते हैं, जबकि मानव के जीवन में मूल्य ही वे आदर्श होते हैं जो उसे समाज में जिंदा रखते हैं तथा ये ही उसे जीने की राह दिखाते हैं। लेकिन उपयुक्त आलोचना के बाद भी उत्तर व्यवहारवाद को ऐसी विचारधारा माना जा सकता है जिसने आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण में प्रचलित मापदंडों को एक नया मोड़ दिया। अब बात आती है उत्तर व्यवहारवाद और परंपरागत दृष्टिकोण में अंतर क्या है। तो पहला अंतर का जो आधार है उस पे हम इनमें डिफरेंस करेंगे। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहता है, उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है। तो विकास की अवस्था के संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण कहता है कि 19वीं सदी तक के राजनीति विज्ञान के विकास को बताता है। यह राजनीति विज्ञान के शास्त्रीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के वर्तमान विकास को बताता है, ये कार्य विज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा अंतर है अध्ययन के दृष्टिकोण में, कि राजनीति विज्ञान परंपरागत दृष्टिकोण ये कहता है कि राजनीति विज्ञान मूल्यात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, यह केवल शास्त्रीय अध्ययन पद्धतियों को स्वीकार करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद अध्ययन की दृष्टि से ये कहता है कि ये राजनीति विज्ञान का मूल्यांकनात्मक तथा तथ्यात्मक दृष्टि से अध्ययन करता है, यह नई नई तकनीकों को स्वीकार करता है। तीसरा अंतर सामाजिक परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण, कि परंपरागत दृष्टिकोण ये कहता है कि अनुदारवादी प्रवृत्ति का दृष्टिकोण है, इसलिए परिवर्तन में रुचि नहीं है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी यह उदारवादी दृष्टिकोण है, इसलिए यह सामाजिक परिवर्तन में रुचि रखता है। प्रासंगिकता में अंतर, कि परंपरागत दृष्टिकोण यह अपेक्षाकृत कम प्रासंगिक है, यह न तो समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध होता है और न ही समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध होता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद यह प्रासंगिक होता है, यह समाज की समस्याओं के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध मानता है, यह प्रासंगिकता एवं कार्य निष्ठा पर भी बल देता है। पांचवा जो अंतर का आधार है व्यवहारवाद के प्रति विरोध की प्रवृत्ति, तो परंपरागत दृष्टिकोण व्यवहारवाद द्वारा स्वीकृत अध्ययन तकनीक का विरोध करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद यह इन तकनीकों को अपनाना ठीक मानता है, तथ्यों एवं मूल्यों को दोनों पर की बात करता है। छठा अंतर है विचारधारा का अंतर, तो परंपरागत दृष्टिकोण उदारवादी लोकतांत्रिक समग्रतावादी एवं आदर्शवादी विचारधाराओं को स्वीकार करता है, यह मानव मूल्य के प्रति अपेक्षाकृत कम प्रतिबद्ध होता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी यह उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा को ही स्वीकार करता है, यह मानव मूल्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होता है। और सातवां अंतर है समय की दृष्टि से, कि परंपरागत दृष्टिकोण पहले अस्तित्व में आया, जबकि उत्तर व्यवहारवाद बाद में अस्तित्व में आया। अब हम करेंगे व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर।
वही आधार के आधार पर प्रकृति का आधार कि व्यवहारवादी की जो प्रकृति है इसका जन्म परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के विरोध के कारण हुआ। इसकी प्रकृति रचनात्मक नहीं है, इसमें केवल तथ्यों पर ही बल दिया गया है। उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति, इसका जन्म व्यवहारवाद के विरोध के बाद हुआ। इसकी प्रकृति रचनात्मक है, इसमें कुछ नया भी जोड़ा गया है, इसमें तथ्यों और मूल्यों दोनों को महत्व दिया गया है। इनकी प्रकृति समन्वयवादी है। दूसरा अंतर है मूल्यों की दृष्टि से कि व्यवहारवाद राजनीतिक अध्ययन में केवल तथ्यों के महत्व को मानता है तथा मूल्यों की उपेक्षा करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों तथा तथ्य दोनों को महत्व को स्वीकार करता है। तीसरा अंतर विकास की अवस्था की विभिन्नता के आधार पर कि व्यवहारवाद परंपरागत दृष्टिकोण के विरुद्ध एक बौद्धिक प्रतिक्रिया है। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे राजनीति विज्ञान के विकास क्रम को बताता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद विकास की अपेक्षाकृत बाद की अवस्था है जो व्यवहारवाद की कमियों तथा सीमाओं के कारण अस्तित्व में आया। यह अधिक विकसित अवस्था है। चौथा अंतर अवधारणा के आधार पर कि व्यवहारवाद का जन्म परंपरागत राजनीतिक विरोध के कारण हुआ। इसकी मूल प्रकृति रचनात्मक नहीं है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में व्यवहारवाद के विरोध से उत्पन्न विचारधारा है। इसकी मूल प्रवृत्ति रचनात्मक तथा समन्वयवादी है। अप्रासंगिकता एवं प्रासंगिकता का अंतर। व्यवहारवाद यह प्रासंगिकता युक्त है, यह प्रासंगिकता की उपेक्षा करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद प्रासंगिकता युक्त है, यह प्रासंगिकता के सिद्धांत को मानता है। दूसरा व्यवहारवाद सार के पहले तकनीक को महत्व देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद तकनीक से पहले सार को महत्व देता है। तीसरा है व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन के प्रति तटस्थ एवं उदासीन है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन का सक्रिय समर्थन करता है। चौथा है व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिककरण पर बल देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद मानवीय समस्याओं का वास्तविक हल ढूंढने पर बल देता है। पांचवा अंतर है व्यवहारवाद मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा बुद्धिजीवियों को मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए कहता है। छठा है व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान का विकास एक मनन विज्ञान के रूप में किया, जबकि उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान का विकास मानव विज्ञान तथा कार्य विज्ञान दोनों के रूप में किया। और सातवां अंतर है व्यवहारवाद व्यवसायों के राजनीतिकरण पर बल नहीं देता है, अर्थात ये व्यवसायों के प्रति उदासीन है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद व्यवसायों के राजनीतिकरण पर बल देता है। तो ये हमने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को बहुत सिंपल से तरीके से आपको समझाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास में, जो आगे का जो चैप्टर होगा उसमें अपन सेकंड पेपर की बात करेंगे। धन्यवाद।